नमस्कार दोस्तों, स्टडी इजी कोड यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। ये वीडियो पॉलिटी की सीरीज का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है और साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो पॉलिटी की सीरीज का ये वीडियो है, थर्ड पार्ट का वीडियो है। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो वहां जाकर के देखिए, ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इकट्ठे लेकर के चलने का कोई सीन नहीं है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप धीरे धीरे करके चीजों को लेकर के चलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जो चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एक्जैक्टली क्या डिस्कस किया। चैप्टर सेकंड है क्या, फंडामेंटल राइट। तो उस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली राइट की जरूरत क्यों पड़ी, राइट का नीड क्या पड़ा हमें। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे भी राइट का नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमें राइट का। फिर हमने देखा कि बिल ऑफ राइट क्या होता है। तो बिल ऑफ राइट क्या होता है, अगर आप लोग देखे हैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो कमेंट करके बताएं कि बिल ऑफ राइट क्या है। हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की। अब ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम क्या देखेंगे। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इंडियन हर जगह पे वर्ल्ड में आप देखोगे तो क्या है, बिल ऑफ राइट्स है या राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट कहाँ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, हुआ क्या, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज्य कर रहे थे, पूरा अच्छा खासा रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रूल जो था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे इंडिया फ्री हो सके, इंडिया अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से गवर्न हो सके। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही राइट का नीड समझ में आ गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आप ऐसा कह सकते हैं, इतना ज्यादा अधिकारों का हनन कर रहे थे, इतना ज्यादा राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे इंडियंस के, कि उसी टाइम पे राइट की नीड समझ में आ गई थी। ठीक है, तो एक मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में ही इन्होंने बिल ऑफ राइट का डिमांड किया था। अब सोचो 1928 में ही, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था, भारत आजाद ही नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं कुछ सीन ही नहीं था, उसी टाइम पे ही मोतीलाल नेहरू कमेटी ने क्या किया, बिल ऑफ राइट का डिमांड कर दिया। रीजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत क्यों कब पड़ती है, जब उस चीज की कमी होती है। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे पे नेगेटिव ऐसा प्रेशर करके काम करवा रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, रिलीजन कन्वर्जन वगैरह उस टाइम पे, मतलब हिस्ट्री में आप देखोगे रिलीजन कन्वर्जन वगैरह बहुत हो रहा था, तब से ही ये जो फंडामेंटल राइट है, एग्जैक्टली राइट आप समझो, अभी अभी फंडामेंटल राइट का कोई सीन नहीं है, तब से ही राइट का नीड समझ में आने लगा। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने बिल ऑफ राइट का डिमांड भी किया, बट कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया था। ठीक है, तभी फ्रीडम स्ट्रगल के ही दौरान जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोच लिया था कि जब इंडिया इंडियन से रूल होगी, मतलब कि भारत सरकार से, भारत सरकार द्वारा रूल होगी और हमारा संविधान बनेगा, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नॉर्मल हर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होता है वैसे नहीं, हम कुछ राइट को अलग से ही मेंशन करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन ही हम राइट का बना देंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, फंडामेंटल राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसमें प्रोविजंस है, उसमें कहीं कहीं राइट मेंशन हो गए, बट ऐसा नहीं था। इंडिया के जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो क्या कहे कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम पर्टिकुलर सेक्शन राइट के लिए समझो कंजर्व करके रखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, सॉरी भारतीय नहीं, मतलब सबके लिए, क्योंकि इसमें कुछ राइट फॉरेनर्स के लिए भी दिए हुए हैं। तो बस ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ राइट रहेगा। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर समझो उनको जगह दे दी गई, उस राइट को, जिसको एक पर्टिकुलर जगह दे दी गई, उसे फंडामेंटल राइट का नाम भी दे दिया गया। अब आप लोग समझ में आए, आप लोग आगे पढ़ेंगे भी जब डिटेल में, तो राइट तीन तरह के होते हैं, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट और स्टेट्यूटरी राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन से राइट हो गए, जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक जगह दे दिया गया। ठीक है, और ये जगह कौन दिया था, कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री आप लोग समझ में आ गई होगी, आई होप। तो फंडामेंटल राइट क्या हो गया, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक जगह दे दिया गया जिन राइट्स को, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, लीगल राइट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, उन्हें लीगल राइट कहते हैं। और स्टेट्यूटरी राइट मतलब कि जो पर्टिकुलर किसी लॉ के द्वारा राइट दिया जाता है, उसे स्टेट्यूटरी राइट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, फंडामेंटल राइट का जो मेजर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए।
it was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinion on the inclusion and protection of right in the constitution listed the right that would be specially protected and called them fundamental right. जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया वही यहाँ दिया हुआ है कि क्या सोचे लोग कि जब भी इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो पर्टिकुलरली कुछ राइट अलग से ही हम संविधान में मेंशन कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देंगे, जिसे हम फंडामेंटल राइट नाम से जानेंगे, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक, समझ में आया? अब देखो क्या है, फंडामेंटल राइट जरूरी तो हो ही गया क्योंकि ये अलग, ये मान लो पूरा संविधान है, या इसको ऐसे पर्टिकुलर जगह दे दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट और जो नॉर्मल राइट है, अदर्स राइट है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे माइंड में आपके आएगा ना कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट और जो नॉर्मल राइट्स हैं, अदर राइट्स हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या है, तो हम ये चीजें देखेंगे। देखो, जो नॉर्मल मतलब कि ऑर्डिनरी राइट हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किए जाते हैं। पहला मेन डिफरेंस यही हो गया कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किए जाते हैं, वहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट और गारंटीड किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किए जाते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहला और मेन जो डिफरेंस है वो ये हुआ। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी राइट में बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर, ये सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डिनरी राइट मतलब कि जो नॉर्मल राइट है वो किसी भी लॉ के द्वारा उसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाई, पुरानी लॉ को हटा दी, पुरानी लॉ को रिपील कर दी, या कोई नई लॉ ले आई बिना पुरानी लॉ को रिपील किए हुए, तब भी जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनमें चेंज किए जा सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट में कब चेंज होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट होगा। देखो, फंडामेंटल राइट में चेंज कब किया जा सकेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज होगा, तभी क्या होगा, फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाया जा सकता है। अदरवाइज किसी लॉ के द्वारा, किसी लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी रूल के द्वारा फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ठीक, आया समझ में? तो दो डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया। अब जब हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे जो फंडामेंटल राइट है, जुडिशरी के पास पावर होता है कि फंडामेंटल राइट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट अगर हो रहा है तो ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अभी जब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर्स में, मतलब कि जब लक्ष्मीकांत की सीरीज शुरू करेंगे, अभी ये तो आप समझो एक जो बेसिक होता है वो आप क्लियर कर रहे हो, मतलब कि आप समझ रहे हो कि अच्छा एग्जैक्टली चीजें हैं क्या। ठीक है, बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हो। तो जब हम लक्ष्मीकांत की सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी के लिए बाइबल है लक्ष्मीकांत, तो उसे तो करना ही है, तो लक्ष्मीकांत की सीरीज में जब हम डिटेल में देखेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा फंडामेंटल राइट है क्या, कैसे है, वो सारी चीजें, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें डिटेल वे में समझ में आएंगी, जैसे जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट कर रही है फंडामेंटल राइट को, जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय जुडिशरी इफ दीज वॉयलेट फंडामेंटल राइट। आप सोचो, जुडिशरी के पास इतना पावर है कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई, मतलब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई अगर ऐसा एक्शन ले रहा है जिससे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी जो वो एक्शन लिया गया है उस एक्शन को ही डायरेक्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। इतना पावर जुडिशरी के पास। आप सोचो फंडामेंटल राइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप फंडामेंटल राइट और जो ऑर्डिनरी राइट है दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलते हैं। ये अभी आप लोग बाद में देखिएगा, पहले यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप लोग देख लीजिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कहाँ पे, पार्ट 3 में। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, पार्ट 3 जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ठीक है, 12, 13 आप लोग डिटेल में तो देखते नहीं है, बट यहाँ तो देखना पड़ेगा। बट एग्जैक्ट जो लिस्ट है फंडामेंटल राइट की वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है। अब कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट टू
इक्वालिटी। तो पहला, अच्छा ये भी देख लो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी 6 हैं। पहले कितने थे? जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 7 थे। 7वां कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे एक अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? अब देखो संविधान में ही चेंज किया गया, तब इसमें फंडामेंटल राइट में बदलाव आया, समझ में आया ना? तो एक अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, इसका फंडामेंटल राइट स्टेटस चेंज करके इसे लीगल राइट बना दिया गया। क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट हैं, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, चलिए अब उनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी वगैरह की बात करता है, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के आई में सब कोई इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट ये आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि इन 5 ग्राउंड पर किसी भी तरह का क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 5 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पे किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रोहिबिट है, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक, हर पर्सन को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि शॉप, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स, सब पे इक्वल एक्सेस मिलेगा, मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पर्सन को क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक, तो ये पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी का। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 19 से 22 तक। इसमें सबसे पहले तो कुछ क्या बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन यूनिफॉर्म, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सारे फ्रीडम तो दिए हुए हैं, बट इन फ्रीडम के साथ क्या है? कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्रीडम एकदम पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, उसमें फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम में कौन सा राइट है? protection in respect of conviction for offense, right to life and personal liberty, right to education, protection against arrest and detention in certain cases। ये सारे राइट्स राइट टू फ्रीडम में दिए हुए हैं, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 है। ठीक, थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहां से कहां तक है? 23 और 24, 2 आर्टिकल है, ये 23 है और ये 24 है। 23 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। जो फोर्स लेबर है या ह्यूमन बीइंग का जो ट्रैफिकिंग होता है, मतलब कि समझो जो किडनैपिंग वगैरह हम कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनके बिना कंसेंट के और जबरदस्ती वहां पे काम करवाना। जैसे आप मूवीज वगैरह में बहुत देखे होंगे कि बच्चों की किडनैपिंग कर लिए, उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह दे करके फिर क्या करते हैं? बेगिंग करवाते हैं या कुछ ऐसा काम जो उनके कंसेंट के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब। चिल्ड्रन का प्रोहिबिशन, चिल्ड्रन जो कि हजार्डस जॉब कर रहे हैं उनको वहां पे प्रोहिबिट है, मतलब कि हजार्डस जो जहरीली जगह है, मतलब कि जो हार्मफुल जगह है, जहरीली नहीं कह सकते, जो हार्मफुल है, जैसे कि मान लो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं जिनके गिरने का डर होता है, तो ऐसी सब जगहों पे चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट हमारे संविधान में क्या है? प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये दोनों प्रोहिबिशन जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट राइट कौन सा है? ये क्या है? चौथा है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 25 से 28 तक। ठीक, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन,
freedom to manage religious affair, freedom to pay taxes for the promotion of any particular religion, freedom to attend religious instruction or worship in certain educational institution. ओवरऑल इसमें क्या दिया हुआ है, रिलीजन से रिलेटेड सारे फ्रीडम्स वगैरह दिए हुए हैं, मतलब कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन को लेकर के कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, या किसी का जबरदस्ती कन्वर्जन, ये सारी चीजें नहीं होंगी। पर्सन जो रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो अपने कंसेंट से वो रिलीजन हैप्पीली फॉलो कर सकता है। ये सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कहाँ पे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलिए जी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, ये 29 है और ये 30 है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि माइनॉरिटीज का जो लैंग्वेज होता है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये प्रोटेक्शन कहाँ पे है, फंडामेंटल राइट, हमारा संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, माइनॉरिटीज का जो लैंग्वेज है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। माइनॉरिटीज अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इनका भी उन्हें पूरा राइट दिया हुआ है, वो भी एज अ फंडामेंटल राइट। 6th एंड लास्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। क्या है, राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। देखो अब इसको समझ लो आप लोग, मान लो किसी पर्सन का क्या है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उस पर्सन के पास एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि वो कोर्ट में जा सकता है, और किस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये पावर सिर्फ दो ही लोग के पास है। तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, किस लिए, कि हमारा जो राइट वायलेट हुआ है उसको इन्फोर्स करवाया जाए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ भी लेता है कि जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे पर्सन को एक खुद से ही फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। किसी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए उसको फिर से एक फंडामेंटल राइट दिया है कि ठीक है आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके क्या कर लो, जो आपका राइट वॉयलेट हुआ है, जो आपका राइट हनन हुआ है, जो अधिकार का हनन हुआ है, उसको आप फिर से इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक। अब इसी सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी पीछे हमने यहाँ पे ये छोड़ दिया, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट दिया हुआ था। तो चलिए अब हम देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी को समझते हैं, फिर एक एक करके सारे राइट्स को समझते हैं, ठीक। तो चलिए दो सिचुएशन के बेसिस पे हम इसको समझते हैं, राइट टू इक्वालिटी को। इमेजिनरी सिचुएशन है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक ये है दूसरा ये है, समझ लो एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। देखो स्वदेश कुमार नाम का एक लड़का है जो कि अपने गांव जा रहा है, ठीक है। स्वदेश कुमार एक लड़का है जो कि अपने गांव जा रहा है अपने एक दोस्त के साथ, यहाँ है ना अकम्पेन्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो स्वदेश कुमार अपने गांव जा रहा है अपने एक दोस्त के साथ। क्या होता है, गांव पहुंचने से पहले ही एक रोड साइड होटल था, वहां उस होटल पे दोनों रुकते हैं और दोनों चाय पीते हैं, ठीक है। मतलब कि स्वदेश कुमार और जो उसका दोस्त है वो एक होटल पे रुकते हैं, गांव के पास के ही एक होटल पे रुकते हैं और वहां चाय पीने के लिए मतलब जाते हैं। जो शॉपकीपर रहता है वो स्वदेश को तो अच्छे से जानता है, स्वदेश कुमार को अच्छे से जानता है, बट वो उसका जो दोस्त है उसका नाम पूछता है। उसके नाम पूछने के पीछे का उसका रीजन क्या रहता है, जिससे जो उसका दोस्त है, स्वदेश कुमार का दोस्त है, शॉपकीपर उसका कास्ट जान सके, ठीक है। इस मकसद से शॉपकीपर स्वदेश कुमार के दोस्त का नाम पूछता है, ठीक। फिर क्या होता है, नाम पूछने के बाद शॉपकीपर दोनों को चाय लेकर के देता है। तो स्वदेश कुमार को एक अच्छे से मग में, मतलब एक अच्छे से आप कह सकते हो कप में ला करके वो चाय देता है, और जो इसका दोस्त रहता है उसको अर्दन कप, जो मिट्टी का कप होता है, उसमें वो चाय देता है। रीजन, क्योंकि स्वदेश कुमार का जो दोस्त था वो दलित था, ठीक है। तो पहला केस ये है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी आप लोग को सिर्फ समझना है, समझो एक स्टोरी की तरह दोनों को देखना है। स्वदेश कुमार जो कि एक लड़का है अपने गांव जा रहा है अपने दोस्त के साथ, गांव के पास के ही किसी होटल में रुकता है, चाय के लिए ऑर्डर देता है। तो जो वहाँ का शॉपकीपर है वो स्वदेश कुमार को तो जानता है, बट उसके दोस्त का नाम पूछता है, इस रीजन से, इस इंटेंशन से कि उसका वो कास्ट जान सके। और उसके बाद फिर वो चाय ला करके देता है, तो स्वदेश कुमार को एक अच्छे से मग में देता है, और जो उसका दोस्त रहता है उसको मिट्टी के कप में देता है। रीजन, क्योंकि उसका दोस्त एक दलित रहता है, ठीक। पहला सिचुएशन ये हुआ। अब आप दूसरा सिचुएशन देख लो। दूसरा क्या कह रहा है, एक
टेलीविजन चैनल है जिसपे क्या होता है, न्यूज पढ़ी जाती है। तो वहां से एक नोटिस आता है 4 विमेन्स को कि अब आप आगे ये जो न्यूज है वो आप रीड नहीं करेंगी। रीजन, क्योंकि वो जो विमेन्स हैं वो 45 ईयर की हो गई हैं। ठीक है, एक चैनल है समझ लो, उस पे क्या होता है, न्यूज बताया जाता है। तो उसमें 4 औरतों को नोटिस जाता है कि अब आप 45 साल से अधिक उम्र आपकी हो गई है, तो अब आप समझ लो रिटायर्ड हो गई हो, अब आप न्यूज नहीं पढ़ोगी। ठीक है, बट यही और क्या होता है, ये जो चैनल है इस पे 2 मेल मेंबर हैं जो कि 45 ईयर प्लस हैं, उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं आता है और उन्हें अलाउड किया गया है कि वो अभी भी क्या कर सकते हैं, न्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये रहा दूसरा सिचुएशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है बताओ। दोनों सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन क्लियरली हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक में कास्ट के बेसिस पे, कास्ट वो जाना, वो दलित था, इस वजह से उसे अर्दन पॉट में क्या किया, चाय दिया। और दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। विमेन्स जो कि 45 प्लस ईयर्स की हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया है, और मेंस जो कि 45 प्लस ईयर्स के हैं उन्हें रिटायर्ड नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। ऐसे सारे डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए, ऐसे सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे सारे डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यही जो राइट टू इक्वालिटी है ये क्या ट्राई करता है, जो भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें रिमूव करे। और पब्लिक प्लेसेस जैसे कि शॉप, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल, बाथिंग घाट, प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे सबको इक्वल एक्सेस दे। मतलब कि सारे पर्सन यहाँ पे इक्वली ट्रीट किए जाए, सारे पर्सन इक्वली एक्सेस इन प्लेसेस पे हो सके। ठीक है, किसी भी तरह का, मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे बेसिस पे इनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई। अब राइट टू इक्वालिटी आई होप समझ में आया ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। अच्छा देखो, जब अभी तो आप लोग फिलहाल प्रियम्बल नहीं पढ़े होंगे, हम आगे प्रियम्बल भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और बाकी हर गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब अब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज देखेंगे, उसमें इक्वालिटी दिया हुआ है। उसमें 2 तरह की इक्वालिटी दी हुई है। कौन कौन सी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 इक्वालिटी दी हुई है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है, सोसाइटी में जो भी पर्सन है, जितने भी पर्सन है, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और हमारे यहाँ है क्या, हमारे यहाँ क्या, हर जगह मेंस भी हैं, विमेन्स भी हैं। यही इक्वल नहीं हुए तो अपॉर्चुनिटी इक्वल कहाँ से मिलेगी। ठीक है, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं। तो अपॉर्चुनिटी अगर इक्वल दी जाएगी तो जो पुअर है वो तो इसका कम फायदा उठा पाएंगे, बट रिच इसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे कि नहीं। मान लो फाइनेंस दोनों को 5-5 अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, सबको इक्वली ट्रीट करना। तो दोनों को अगर सरकार 5-5 हजार रुपए दे रही है तो रिच के लिए क्या हुआ, मतलब पुअर के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि ठीक है उसे 5,000 रुपए मिले, बट रिच के लिए ठीक है। तो यहाँ रिच का और फायदा हुआ। रिच के पास 1,000 रुपए, मान लो आप रिच के पास 1,000 रुपए थे, ठीक है, 5,000 सरकार और दी तो रिच के पास टोटल 6,000 हो गए। वहीं पुअर के पास 1,000 थे ही नहीं, उन्हें सिर्फ 5,000 मिला, तो उन्हें जीवन यापन 5,000 करने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत है। इनइक्वालिटीज बहुत है तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे, कैसे सरकार देगी। तो इसके लिए रिजर्वेशन शब्द आप सुने होंगे। जैसे कि क्या, रिजर्वेशन का मतलब अब आप समझ लो। जैसे एक सिर्फ मैं पुअर रिच का एग्जांपल ले रही हूँ, आप इसको हर जगह लेना। रिच के पास 1,000 रुपए ऑलरेडी है, पुअर के पास एक भी रुपए नहीं है। इसी एग्जांपल पे हम देखते हैं। तो रिजर्वेशन क्या होगा, सरकार क्या कहेगी, हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन कैसे, जो पुअर पर्सन है उसको हम 5,000 रुपए देंगे, और वहीं जो रिच पर्सन है उसको हम 4,000 रुपए देंगे। आया समझ में, ये पुअर पर्सन का क्या हो गया, रिजर्वेशन हो गया।
आया समझ में? ऐसे सरकार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सोसाइटीज में। सोशल इनइक्वालिटीज को किसी तरह रिमूव करके, किस तरह, रिजर्वेशन के थ्रू रिमूव करके क्या करती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, रिजर्वेशन आप शब्द सुने भी होंगे बार बार और संविधान में सुनेंगे भी, जैसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, विमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, इनकेपेबल्स के लिए, इन सब के लिए रिजर्वेशन होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इक्वालिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आया ना? तो राइट टू इक्वालिटी हमने देख लिया, आया समझ में? नेक्स्ट ये दूसरा राइट है, क्या है? राइट टू फ्रीडम। इस राइट के अंडर में क्या है? पर्सन को बहुत सारे फ्रीडम्स दिए जाते हैं। देखो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का दो इसेंशियल फीचर है, कौन कौन सा? एक तो इक्वालिटी और दूसरा फ्रीडम या लिबर्टी। डेमोक्रेसी का दो इसेंशियल फीचर है, कौन कौन सा? पहला इक्वालिटी और दूसरा फ्रीडम या लिबर्टी। ये चीज ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी का दो इसेंशियल फीचर, इक्वालिटी जिसे हमने पढ़ लिया अभी जस्ट हमने देखा, और दूसरा फ्रीडम और लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, आप देखो फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो चाहे कर सकता है, बट अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। ऐसा नहीं मतलब जो मन कर रहा है सब कर ले, नहीं। लिबर्टी का मतलब होगा फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, बट इजिली आप समझो। फ्रीडम मतलब ये पर्सन जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसके एक्शन से किसी दूसरे पर्सन का फ्रीडम खत्म नहीं होना चाहिए। ये पर्सन इसका जो मन कर रहा है कर ले, लेकिन सामने वाले किसी पर्सन का फ्रीडम इसके एक्शन से खत्म नहीं होना चाहिए। यही फ्रीडम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आपका जो मन करे कर लो, बट उस एक्शन की वजह से किसी और का फ्रीडम हानि या खत्म या डेंजर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ अदर एंड विदाउट इंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मतलब कि किसी और की फ्रीडम को बिना हार्म किए और लॉ एंड ऑर्डर को बिना हार्म किए पर्सन का जो भी मन करता है वो कर सकता है। ये सारा फ्रीडम हमारे संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। समझ में आया? राइट टू फ्रीडम का मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं कि मतलब हाँ इसका मन कर रहा है कि सामने वाले का मर्डर करते, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। आपका जो मन करे करो, लेकिन दूसरे पर्सन का फ्रीडम हार्म नहीं होना चाहिए, प्लस लॉ एंड ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक, राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस ही कर लिए हैं। तो इसमें पहला राइट कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर पर्सन को अच्छे से जिंदगी जीने का अधिकार है और उसके पास पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, कोई भी पर्सन, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज हर पर्सनल लिबर्टी, मतलब किसी भी पर्सन का पर्सनल लिबर्टी किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई भी पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो बिना उसको उसका रीजन बताए कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, या बिना अरेस्ट वारंट दिखाए उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस पर्सन की अपनी कुछ लिबर्टी है, ठीक है, उसकी लिबर्टी को हार्म नहीं किया जाएगा। मान लो अगर इसे जेल ले जाना है तो उसको बताना होगा कि इसको जेल क्यों ले जाया जा रहा है। ठीक, और अगर जेल डायरेक्टली ले भी गया है बिना अरेस्ट वारंट दिखाए, तो इस पर्सन को क्या होगा, इसके चॉइस का लॉयर अपॉइंट करने का पूरा राइट इसके पास है। अगर पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको उसके पास राइट है कि वो अपने चॉइस के लॉयर को अपने राइट टू डिफेंड के अंडर में ले सकता है। और साथ ही साथ 24 घंटे, मतलब अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, और मजिस्ट्रेट उसको आगे बताएंगे कि वो जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो राइट समझ में आया? पर्सन का पूरा लिबर्टी अधिकार है, मतलब कि पर्सन के पास पूरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है।
ठीक है, उसका जो जीवन जीने का अधिकार है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लिबर्टी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर पर्सन को मतलब पुलिस चाह रही है तो डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगी, नहीं, उसे ग्राउंड बताना होगा, अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, और अरेस्ट करने के बाद पर्सन के पास ये भी राइट है कि वो लॉयर वगैरह को अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लॉयर को क्या कर सकता है, अपॉइंट वगैरह कर सकता है। और अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाना होगा, और फिर मजिस्ट्रेट फाइनल करते हैं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट फाइनल करते हैं कि वो जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, ठीक। दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ बट हैज वाइडर एप्लीकेशन। देखो, ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, इसमें बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जितना जजमेंट लेती है उतना राइट देती है इस पे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड भी इसी के अंडर में आता है। ठीक है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा राइट इसी के अंडर में आता है, तो ये ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक, आई होप है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक एक करके आगे देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, चलो इसको पहले आप इजी लैंग्वेज में समझ लो। देखो होता क्या है, डिटेंशन मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लो पकड़ना, डिटेन करना। ठीक है, किसी को पकड़ करके रखना या अरेस्ट करना जिसको कह सकते हैं। अब ये दो तरह का अरेस्ट होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, इसको याद करने का मैं ट्रिक भी यही बता दूंगी, और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। देखो, जब क्लियर है, ये मान लो कोई पर्सन है, ए पर्सन, ठीक, क्लियर है, ये जो ए पर्सन है इसने ऑफेंस किया है, इसके खिलाफ सबूत मिल गया है, पुलिस आई इसको पकड़ ली, तो ये कौन सा डिटेंशन हो गया, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, डायरेक्ट पता है कि ऑफेंस किया है तो हम पनिशमेंट के थ्रू इसको पकड़ लिए, प्यूनिटिव पनिशमेंट। सिमिलर लग रहा है कि नहीं, प्यूनिटिव पनिशमेंट। ठीक है, पर्सन ऑफेंस किया है, गलती किया है, तो उस गलती की सजा उसको मिल रही है, पुलिस जाकर के पकड़ ली। ठीक, दूसरा डिटेंशन क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर्सन बी है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि ये गलती किया है कि नहीं, ये गलती आगे कर सकता है या इस पे अभी संदेह है। ठीक है, तो ये गलती ना करे उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस आई और इसको पकड़ ली, डिटेन कर ली, तो इसको क्या कहेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि प्रिवेंट करना, पहले से ही बचाव करना। आया समझ में, प्यूनिटिव पनिशमेंट डायरेक्टली दे दिया गया, मतलब कि पर्सन गलती किया है, उसको डायरेक्ट पकड़ लिया गया है, पुलिस पकड़ ली है, ले गई है। प्रिवेंटिव, पर्सन गलती अभी किया नहीं है, वो शायद फ्यूचर में कर सकता है, तो गलती उसका प्रिवेंट, रोकने के लिए उसको पुलिस पकड़ ली है, उसको क्या कहेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो यहाँ पे लिखा है देख लो, पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। नॉर्मली क्या होता है कि पर्सन कोई ऑफेंस किया है तो उसको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि सम टाइम अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन अप्रहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर। कुछ टाइम पे क्या होता है, मतलब जनरल रूल तो यही है कि पर्सन गलती किया, ऑफेंस किया, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ऐसा भी केस होता है जहां पे हो सकता है कि हाँ पर्सन ही और शी कैन डू एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब कि जैसे बी पर्सन है, वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में भी कर सकता है, इस बेसिस पे उस पर्सन को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, उसी को क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी सरकार को ऐसा लगता है कि पर्सन लॉ को थ्रेट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट कर रहा है, गलती करने की कोशिश कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर्सन को इजिली डिटेन या अरेस्ट करवा सकती है, इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ। After 3 months, such a case is brought before an advisory board for review. Preventive detention सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए ही बढ़ाई जा 3 महीनों के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या होगा, उसको रिव्यू के लिए ले आया जाएगा। ठीक, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। वैसे तो ये गवर्नमेंट को अच्छा खासा दे रही है कि ठीक है, जो भी गलतियां होने वाली हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, सब
सबवर्सिव्स हैं उनको सरकार पहले से ही रोक सकती है। गलती होने वाला है, लग रहा है उसको कि ये पर्सन गलत कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर सकता है, तो सरकार उसको पकड़ ले। लेकिन इसका बहुत जगह पे मिसयूज भी होता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि बहुत जगह इसका मिसयूज भी है, इस सेफगार्ड का मिसयूज भी बहुत जगह किया जाता है, ठीक। तो आई होप प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। साथ ही साथ में हमने प्यूनिटिव डिटेंशन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और ये जो है राइट टू फ्रीडम, इसमें और भी बहुत सारे फ्रीडम दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर्सन के पास फ्रीडम है कि वो स्पीच और एक्सप्रेशन दे सकता है, बट अभी जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि साथ ही साथ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि जेन्युइन रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल, पर्सन पीसफुली बिना किसी आर्म के असेंबल हो सकते हैं, मतलब कि ग्रुप में खड़े हो सकते हैं। पर्सन के पास ये फ्रीडम है कि वो ग्रुप में खड़े हो सकते हैं पीसफुली बिना किसी आर्म के, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन है। कभी कभी आप सुने होंगे कर्फ्यू शब्द, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उस कर्फ्यू में क्या होता है कि 5 से अधिक लोग इकट्ठे किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं खड़े हो सकते हैं। वो इसी फ्रीडम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आया समझ में? यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबल ऑफ 5 और मोर पर्सन आर अनलॉफुल। कभी कभी सुने होंगे वहां पे कर्फ्यू लगा है, मतलब कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे 5 या 5 से अधिक पर्सन नहीं खड़े हो सकते, वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, इस फ्रीडम पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आया समझ में? तो इसमें बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, जैसा कि 2 फ्रीडम हमने डिस्कस ही कर लिया, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, ठीक। जब हम डिटेल वे में देखेंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, ये जो फ्रीडम है, मतलब कि राइट टू फ्रीडम है, इसमें राइट ऑफ अक्यूज्ड भी है। मान लो कोई पर्सन जो गलती किया है, अरेस्ट हो गया, उसके पास भी अधिकार है। हमने पीछे ही देख लिया, अगर कोई पर्सन ऑफेंस किया है, उसको मतलब कि पर्सन अक्यूज्ड है, कुछ ऑफेंस किया है, उसको पकड़ लिया गया है, डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके पास भी अधिकार है। कौन सा अधिकार? कि वो अपने ऑफेंस को गलत प्रूफ करने के लिए लॉयर वगैरह को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, ठीक है। और किसी भी पर्सन को तब तक वो नहीं होगा, मतलब कि तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका ऑफेंस ये नहीं क्लियर हो जाता है कि हाँ उसने क्राइम किया है, ठीक है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ पर्सन ने क्राइम किया है, तभी जाकर के क्या होगा, उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये सारा अक्यूज के लिए राइट तो हो गया, ठीक है। देखो 3 राइट्स और ये 3 मेन राइट दिए हुए हैं अक्यूज को, ये ध्यान दीजिएगा। देखो ये तीनों राइट क्या है? पहला क्या है? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लो कोई पर्सन है, ये गलती किया है, ए कोई पर्सन है, वो क्या गलती किया है? यहाँ चोरी किया है, ठीक है, चोरी किया है, थेफ्ट। एक बार इसको इस चोरी की सजा हो गई, अब ये नहीं है कि 2 साल बाद फिर से केस खुला और फिर से इसी चोरी के लिए उसे फिर सजा दी जाएगी, नहीं। एक ऑफेंस के लिए पर्सन को एक ही बार सजा होगी। ये अक्यूज को राइट दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा क्या है? नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम द बैक डेट। बैक डेट से कोई भी एक्शन इलीगल नहीं होगा। मान लो कोई पर्सन ए है, वो कोई काम किया है बहुत साल पहले ही, उसको अब इलीगल, मान लो वो काम अब इलीगल बनाया गया है, उस टाइम पे इलीगल नहीं था, तो इस पर्सन को उस टाइम के एक्शन के लिए सजा नहीं दी जाएगी। समझ में आया ना? ए पर्सन है, वो कोई काम किया है मान लो 2015 में, अभी 2025 चल रहा है, ए एक पर्सन है जो 2015 में काम किया है, 2025 में इस काम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये काम क्या है? इलीगल है। तो अब ये नहीं होगा कि ए पर्सन ये काम 2015 में किया है तो 2025 में उसको सजा हो, नहीं, क्योंकि 2015 में वो काम इलीगल डिक्लेयर नहीं था, तो इस पर्सन को सजा नहीं होगी, ठीक है। ये दूसरा राइट हो गया। तीसरा राइट क्या है? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी पर्सन अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता है। तो ये तीनों राइट हैं जो कि अक्यूज्ड को दिए हुए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आप लोग को चीजें नहीं समझ में आई हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है।